देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। जिसके बाद इस एपिसोड में जो यान अपनी फ्लेम की पावर को फील करता है, तो यान फील करता है कि ये पावर सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि वो जगह जहाँ पे स्पिरिचुअल पिल फायर इतनी लॉन्ग टाइम तक रही थी, वो जगह भी इस टाइम पे जो यान के फ्यूजन फ्लेम की पावर को नहीं झेल पा रही होती और आसपास की चट्टान में उस फ्लेम की पावर के कारण क्रैक आ रहे होते हैं। साथ ही जो फ्लेम थी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और आइकॉनिक लग रही होती है। जिसके बाद जोयान इस पावर को फील करते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। हालांकि जोयान ने फील किया था कि वो इस फ्लेम की पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जिसके बाद जोयान तुरंत अपने हैवी जवान रूलर को पेयर करता है और ब्लू ब्राउन फ्लेम जो यान के रूलर को कवर कर लेती है, जिससे जोयान एक स्लैश अटैक करता है और आसपास की दीवारों में काफी बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं। वास्तव में जोयान का जो हैवी रूलर था वो एक हाई रैंक का वेपन होने के लायक था और इस टाइम पे टाइम काफी ज्यादा स्पीड से बीत गया होता है और जैनी और बाकी सभी लोग अभी भी स्टोन केव के बाहर खड़े जो यान का इंतजार कर रहे थे, जबकि उसी केव के अंदर जो यान हाई लेवल के फोकस होते हुए फ्लेम के साथ हेर फेर कर रहा था। इस टाइम पे जो यान की पूरी बॉडी ब्राउन गोल्डन आर्मर से ढकी हुई होती है, जो काफी चमकदार और मिस्टीरियस लग रही थी। साथ ही इसका टेम्परेचर भी काफी हाई था। जिसके बाद जो एक बार फिर से दोनों ही फ्लेमों को एक साथ फ्यूज करते हुए हैवी जुआन रूलर के अंदर ओरिजिन क्वी के साथ इंजेक्ट करता है और एक पावरफुल स्लैश एक बार फिर से सामने की वॉल की तरफ करता है। और इस स्लैश अटैक के साथ जो सामने की वॉल होती है उसमें एक काफी बड़ा सा होल हो जाता है। साथ ही वहाँ के पत्थर मेल्ट होकर मैग्मा में बदल गए थे और यहाँ पे तीनों फ्लेम की फ्यूजन फ्लेम के सामने न केवल ये स्टोन बॉल टूट गई थी, बल्कि यहाँ पे जो यान के हैवी जुआन रूलर और स्काई फायर की ट्रू पावर भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जिससे जुआन काफी सेटिस्फाइड था। जिसके बाद जुआन कहता है, हर कोई काफी लॉन्ग टाइम से मेरा वेट कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम बीत चुका है और वो किस हालत में होंगे। जिसके बाद अपना टर्की तुरंत ही 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एक्टिवेट करके इस स्टोन केव से बाहर की तरफ निकलता है। साथ ही स्टोन केव के बाहर जैनी के कपड़े हवा में लहरा रहे होते हैं। स्टोन केव के बाहर जैनी के कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वो अभी भी जो यान के बारे में टेंशन में थी कि आखिरकार यान कैसी हालत में होगा। हालांकि वो अब और ज्यादा जो यान का वेट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो केव में जाने के बारे में सोचती और जैसे ही केव की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक वहाँ पे एक ब्लैक शैडो अपेयर होती है जो जस्ट जैनी के सामने होती है, जिसे देखकर थोड़ा सा जैनी भी हैरान होती है। लेकिन तभी एक फैमिलियर आवाज आती है, तुम इतनी सोच में क्यों डूबी हो और तुम क्या सोच रही हो। ऐसी फैमिलियर आवाज को सुनकर जैनी का तो दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है और वो तुरंत ही कहती है, आप आखिरकार बाहर आ गए। और जो यान की बॉडी की स्मेल को फील करते हुए और उस इंसान को अपने सामने देखते हुए जिसकी वो दिन रात टेंशन कर रही थी, जैनी का चेहरा लाल टमाटर जैसा लाल हो जाता है। और साथ ही उसने जो लंबा चौड़ा भाषण क्रिएट किया था कि जो यान के बारे में आने के बाद मैं उसे ये कहूंगी वो कहूंगी, सब कुछ भूल जाता है। पता करो जो यान कौन सा ड्यू लगाता है, जो उसकी स्मेल हर किसी को पता चल जाती है। हालांकि इस टाइम पे जैनी की शर्म साफ साफ बता रही थी वो कितनी ज्यादा खुश है। साथ ही ये देखकर कि जैनी थोड़ा सा पतली लग रही थी, जो ये यान समझ गया था कि ये बंदी दिन रात टेंशन में थी, जिससे तो जोयान की हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। हालांकि जोयान जैनी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पे कुछ शैडोस अपीयर होती हैं, जो ऑब्वियसली जोयान के ग्रुप के मेंबर थे। जहाँ फैंग फैंग कहता है, मैं यंग मास्टर जो का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पे यहाँ आ गया। जहाँ पे जिंग भी एक हाफ स्माइल पास करते हुए काफी चालाकी से दोनों की तरफ देखती है और तुरंत ही कहती है, यहाँ का सीन तो वास्तव में काफी अच्छा है। दोस्तों जोयान अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ जरूरी बात जोयान अधूरी छोड़ गया। साथ ही अपने आसपास अपने ब्रदर्स को देखकर जोयान का तो चेहरा लाल हो जाता है और जैनी का चेहरा तो जोयान से भी ज्यादा एक्स्ट्रा लाल। हालांकि जोयान तुरंत ही दूर होते हुए खांसता है और भले ही वो या कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जब दिल किसी की नहीं सुनता तो फिर वो अपने आसपास के लोगों को भी इग्नोर कर देता है। और चाहे जोयान और जैनी ही क्यों ना हो, वो भी इस चीज से नहीं बच पाए थे, लेकिन वास्तव में ये थोड़ा रुक के आते तो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि जॉन अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कुछ बार खांसी खांसता है और अपने होश में आने के बाद सभी की तरफ देखता है जो कि थकान से चूर होते हैं। तो जॉन तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, इस टाइम पे आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पे ले साओलोंग तुरंत ही कहते हैं, यंग मास्टर जियो, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि ले साओलोंग काफी सीरियस तरीके से ऐसा कहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख सकता था कि वो बस खुद को रोक रहे होते हैं हंसने से। तभी जिंग तुरंत ही काफी कमिटेड तरीके से कहती है, ये सही है। जहाँ तक कड़ी मेहनत की बात है, हम में से किसी ने भी मिस जैनी जितनी मेहनत नहीं की। इस टाइम पे उन्होंने जरा सा भी आराम नहीं किया। तभी नान एरविंग तुरंत ही इस बात को सपोर्ट करते हुए कहता है, यह सही है यंग मास्टर जियो, आपको अकेले मिस जैनी को ही
इस मेहनत के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। यहाँ जियो यान भी कह रहा होगा, सालो वही तो कहना चाहता था लेकिन तुम लोग जो आ गए। अब ये वाला धन्यवाद सबके सामने थोड़ी किया जा सकता है। जिसपे जियो यान थोड़ा सा शौक होते हुए अपना सिर खुजलाता है और एम्बेरस होकर हंस रहा होता है। तभी जेनी कहती है, ठीक है, क्या आप सभी लोग अंदाजा नहीं लगा रहे कि यंग मास्टर जियो इस बार कितनी ज्यादा पावर गैदर करके आए हैं और उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अब यंग मास्टर जियो आप अपनी पावर हमें शो करके क्यों नहीं दिखाते। और इस टाइम पे जेनी अपने दिल के थॉटों को छिपाते हुए बस टॉपिक चेंज करना चाहती थी। साथ ही जैसे ये वर्ड सामने आते हैं तो सभी को पता चलता है कि ये जेनी है जो टॉपिक चेंज करने चाहती थी। इसीलिए सभी लोग जोयान और जेनी को चिढ़ाना छोड़कर जो यान की तरफ देखते हैं, क्योंकि जोयान दर्जनों दिनों से स्टोन केव के अंदर था तो उसे आखिरकार क्या प्रॉफिट हुआ। सभी की नजरों को देखकर जोयान तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसमें ब्लू ग्रे कलर की फ्लेम अपीयर हो जाती है। साथ ही इस फ्लेम के कारण एक तेज फ्लक्चुएशन चारों तरफ से हो रहा होता है और साथ ही साथ आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया होता है। जिसके बाद हर किसी की हैरान नजरों के सामने जोयान अपने हैवी जुआन रूलर को निकालता है और उसमें इस फ्लेम को मर्ज करता है। और इस टाइम पे सभी लोग सच में काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें वास्तव में भरोसा नहीं था जोयान इस फ्लेम को इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाएगा। साथ ही जोयान के स्काई फायर को हैवी जुआन रूलर के साथ सूट होते हुए देखकर सभी लोग और भी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वास्तव में ये रूलर हेवनली फ्लेम को भी समन कर सकता है और यूज कर सकता है, जिससे वो ये समझ गए होते हैं कि ये वेपन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और साथ ही साथ अब जोयान की एल्केमी स्पीड भी काफी स्पीड से बढ़ने वाली है क्योंकि आखिरकार जोयान के पास अब पिल फायर थी। हालांकि तभी जिंग तुरंत ही कहती है, इन सभी चीजों को तो फिर भी छोड़ दो जो कि काफी हाई क्वालिटी की है। क्या आप सभी लोगों ने अभी भी ध्यान नहीं दिया, यंग मास्टर जोयान का ऑरा और उनकी पावर एक बार फिर से बढ़ गई है। जो देखकर सभी लोग हैरान होते हुए जोयान की पावर को देखते हैं जो कि 3 स्टार के लेट स्टेज पर थी, जिससे तो सभी का मानसिक संतुलन हिल जाता है कि जोयान ने वास्तव में 2 स्टेप को एक ही बार में क्रॉस कर लिया। इससे तो सभी का दिल और हार्ट बीट काफी तेज चलने लगते हैं कि यह बंदा है या बवाल है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। जोयान की बढ़ती हुई पावर की स्पीड को देखकर यहाँ पे हर कोई हैरान था क्योंकि यह स्पीड एक ह्यूमन के लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। हर किसी की शौक नजरों के सामने जोयान थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए अपने सिर को खुजलाता है, जिसके बाद जोयान उन्हें बताता है ये स्काई फायर के कारण है कि ये उसकी पावर को बढ़ा पाए। जिसके बाद जोयान सभी को इंफॉर्मेशन देता है। तभी सभी की आंखें साइन होते हुए कहती हैं, यंग मास्टर जोयान आपके पास एक स्काई फायर है जो रैंक 16 की है, जिसकी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। तो क्या आप धीरे धीरे एक अनबीटेबल मॉन्स्टर नहीं बनते जा रहे। वास्तव में हमने इस वर्ल्ड की जर्नी में काफी कुछ प्राप्त किया है। हालांकि तभी नान एरविंग तुरंत ही अपनी रिंग को स्लैश करता है और कुछ वाइन की बोतल उससे बाहर निकल आती हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस स्मेल कर रही होती है और काफी हाई क्वालिटी की वाइन लग रही होती है। जो देखकर जोयान तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है, यह तुम्हें कहाँ से मिला। और इस टाइम पे तो बंदा उस चीज से भी ज्यादा हैरान था। जोयान की ग्रे ब्लू फ्लेम को देखकर भी उतना हैरान नहीं हुआ था जितना ये वाइन की बोतल्स को देखकर हैरान होता है। तभी नान एरविंग उसके चेहरे पर कोई भी इंप्रेशन नहीं होता, लेकिन वो हल्का सा एम्बेरस होते हुए जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं वैसे अकेला ही रहता था तो अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं इन चीजों को अपने साथ रखता था। ये बस इतना है कि ये मेरा अनपैक्ड माल है और वास्तव में मैं इसे बाहर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन क्योंकि टाइम ऐसा है तो हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। तभी फैंग फैंग कहता है, तुम तो बड़े चुपा रुस्तम इंसान निकले। वास्तव में अगर तुम्हारे पास ये चीज थी तो इसे पहले ही निकाल देना था। तभी जोयान भी कहता है, क्योंकि तुमने हमें पहले नहीं बताया तो तुम्हें इसकी पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। और बंदा सीधा ही कुछ वाइन की बोतल को छुड़ा लेता है और नान एरविंग से बहस करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ जिंग तुरंत ही कहती है, न जाने डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी ही लड़कियां इसके ऊपर फिदा होंगी, फिर भी ये अकेला कैसे है। जो सुनकर सभी लोग नान एरविंग के सुंदर चेहरे को देखने लगते हैं, जिससे बेचारा थोड़ा सा एम्बेरस होने लगता है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पे वाइन की बोतल्स को ले लेकर पीकर टुन्न हो जाते हैं। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। आज तो इनका मूड पार्टी करने का होता है। लेकिन अगले दिन जब ये पार्टी के बाद नशे से और नालियों से बाहर आते हैं तो सभी लोग आसमान के ऊपर लटके हुए एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। साथ ही इस टाइम पे सभी लोग जोयान को देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये जो एरिया था वो स्पिरिचुअल फील्ड फायर का एरिया था और क्योंकि जोयान ने उसे फॉलो कर लिया था तो अब जोयान को पता होना चाहिए कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तभी जोयान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाता है और जोयान को अंदाजा लग गया था कि यहाँ से बाहर निकलने की जगह वही है जहाँ पे स्पिरिचुअल पिल फायर रहती थी, यानी कि स्टोन केव। इसीलिए जोयान तुरंत उस केव के अंदर जाने लगता है और बाकी सभी लोग जोयान को फॉलो करने लगते हैं। जिसके बाद सब कोई देख सकता था कि सेंटर के अंदर जो मैग्मा पूल था वो सूख गया होता है। अपनी लाइफ पावर उसने खो दी होती है। जिसके बाद जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से मैग्मा पूल और आसपास के एरिया को ढक लेता है और यहाँ पे जोयान को ऐसा फील होता है जैसे कोई एक अलग ही वर्ल्ड हो। ये
जिसके बाद जोयान अपने हैवी जॉन रूलर को पेयर करके उसमें अपनी स्काई फायर को मेल्ट करता है और तुरंत ही उसी जगह पर अटैक करता है जहाँ पे वो मैग्मा था। और जोयान के बार बार अटैक के बाद वो मैग्मा ब्लास्ट होता है और वहाँ से काफी शानदार लाइट निकलने लगती है, जैसे कि सामने की दुनिया कोई अलग ही दुनिया हो। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पे साफ हवा, शांत बादल, नीला समुद्र, नीला आसमान और चमकता सूरज देख सकते थे, जिससे वो हैरान होते हुए कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड के अंदर एक और वर्ल्ड होगा। साथ ही यहाँ पे सभी लोग इस डेसोलेट एरिया को देखते हैं। पीली रेत आसमान में ढकी हुई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे हड्डियों के ढेर भी थे, तो काफी सारे वेपन, स्पेयर और आर्मर्स भी यहाँ पे डले हुए थे। जिसपे सभी लोग कहते हैं क्या ये जगह वो जगह हो सकती है जो कि एशियन डिजास्टर से पहले का खंडहर हो। इस टाइम पे जॉन भी इंटरेस्टेड तरीके से इस एरिया को देख रहा होता है। जिसके बाद जॉन कहता है एशियन डिजास्टर का मिस्टीरियस टाइम। इस टाइम पे तो सभी के चेहरों पे डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होता है कि आखिरकार इस जगह पर ऐसा क्या हुआ और ये जगह क्या है। साथ ही इस जगह का जो एरिया था वो 10,000 मील के 1 लाख मील के एरिया से ज्यादा नहीं था, जो एल्यूजनरी स्पेस और स्काई फायर के एरिया से भी बहुत कम था। साथ ही ये जगह इतनी गोल थी, साथ ही बिल्कुल एक कटोरे के जैसे। साथ ही यहाँ पे सभी ने देखा था कि इस एरिया में कोई भी बड़ी सी इमारत नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी ऊंचा पहाड़ नहीं, कोई भी बहता हुआ पानी नहीं, कोई भी लाइफ पावर नहीं। पीली रेत, हड्डियों का ढेर, यही सब यहाँ पर था। साथ ही यहीं पर पीली रेत के बीच में हड्डियों का एक बड़ा सा सिंहासन होता है। साथ ही ये बोन का सिंहासन पीली रेत के ऊपर तैर रहा होता है, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो सकता था, क्योंकि इससे निकलने वाला ऑरा काफी मिस्टीरियस था। हालांकि उस सिंहासन को देखते ही अचानक ही सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और उनकी देखते ही देखते वो सिंहासन बिना किसी आवाज के अपने आप ही गायब हो जाता है, जैसे कि वो कभी दिखाया ही ना गया हो। हालांकि उस बोन सिंहासन के गायब होते ही ये जगह ऐसी हो जाती जैसे कि इस जगह पर अब कुछ भी ना हो। तभी जैनी तुरंत ही कहती है वो बोन सिंहासन वही होना चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद जोयान भी उस जगह को देखता है जहाँ पे वो बोन सिंहासन गायब हुआ था, तो वो भी तुरंत ही अपना सिर हिलाता है, क्योंकि जैन ने एल्यूजनरी एरिया के बाहर स्पिरिट मॉस को इकट्ठा किया था। इसलिए जोयान को ये तो पता था कि यहाँ पे स्पिरिट सील होनी चाहिए, जिससे जोयान सोचता है कि क्या वो यहाँ हो सकती है। साथ ही ये तीनों अजीब चीजें काफी रेयर चीजें थी, जो कि हेवन और अर्थ के अंदर काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखी गई थी, और उसे इतनी आसानी से इस जगह पर देख लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, वरना वो गाजर गोभी नहीं हो जाती जो किसी को हर जगह पर मिल जाती। इसलिए जॉन अपने बोन विंग्स को फड़फड़ाते हुए कहता है ये तो हमें अब नीचे जाकर ही पता चलेगा। और सभी लोग तुरंत ही एक आफ्टर इमेज को छोड़ते हुए नीचे की तरफ शूट हो जाते हैं। हालांकि इस एरिया में अपेयर होते ही उनकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये रेत, ये चीजें और अजीब चीजें एक्टिवेट हो गई हों। साथ ही चारों तरफ कोल्ड किलिंग इंटेंट ऑरा फैला हुआ होता है, जो कि काफी एशियन डेसोलेट माहौल को शो कर रहा था। साथ ही यहाँ पे अपेयर होते ही सभी को फील होता है कि आसपास कोई भी एयर नहीं थी। साथ ही एयर ना होने के कारण उनकी बॉडी की जो एयर थी वो तुरंत ही उनकी बॉडी से निकलने लगती है, और उन्हें ऐसा फील होता है जैसे निचोड़ा जा रहा हो। जिसपे जियो जान आसपास के एरिया में बार बार पंच मारता है, लेकिन इससे भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता। साथ ही जॉन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ इसे फील कर लिया होता है, क्योंकि जॉन की स्पिरिचुअल पावर सबसे स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन फिर भी जॉन सबको अलर्ट करने के लिए मुंह खोलता है, बट एयर ना होने के कारण जॉन की आवाज ही ट्रेवल नहीं कर पा रही होती, और इस टाइम पे उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है जैसे उन्हें पानी के अंदर डुबोया गया हो। साथ ही साथ काफी ज्यादा घबराहट के कारण सभी लोग काफी परेशान भी थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हालांकि सौभाग्य ये घबराहट केवल कुछ ही टाइम के लिए रहती है, क्योंकि हर किसी ने काफी सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस किया था और लाइफ और डेथ के बैटल झेले थे। इसीलिए उन्हें याद आता है कि जब वो इस एरिया को देख रहे थे तब यहाँ की ये सैंड रिवर इतनी भी गहरी नहीं थी, और जब तक वो अपने ओरिजिन कुई को अपने में पैरों में डालकर इस जगह से जल्दी से बाहर निकल सकते हैं, तब तक उन्हें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे येलो सैंड रिवर हेवन और अर्थ के बीच में बनाई गई एक अलग ही नेचुरल खाई जैसी थी, जहाँ पे लाइफ पावर बिल्कुल भी नहीं थी और किसी को भी ये मार सकती थी। साथ ही यह येलो सैंड रिवर एक नेचुरल भूल भुलैया के जैसा थी, और ऐसे टाइम पे ज्यादातर लोग घबरा कर अपना बैलेंस खो देते थे और मारे जाते थे। तभी नाना इरविंग भी कहता है ये सोचता है जो फॉर्मेशन है पॉइजनस नहीं है, लेकिन ये काफी अजीब है। दूसरी तरफ जोयान के दिल में भी कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे लाइफ और डेथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। इस टाइम पे उसका मोटिव केवल यही था कि इस फॉर्मेशन से कैसे बाहर निकला जाए। हालांकि वो येलो सैंड रिवर जो कि इस जगह को क्रिएट करने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले बैरियर की तरह थी, उसके नीचे पहुंचने के बाद सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, और जोयान बाकी लोगों को देखता है जो लोग भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। जोयान ने फील किया था ये एक ऐसा बैरियर था जो कि ऊपर ही लोगों को मारने की ताकत रखता था। साथ ही इस एरिया के नीचे एयर का प्रेशर और एयर दोनों ही मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर की जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट थी। जिसके बाद सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोन के उस सिंहासन की डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं।
साथ ही यहाँ पे सभी लोग काफी अलर्ट भी होते हैं। साथ ही उनके देखते ही देखते आसपास के एरिया में फास्ट एयर के कारण एक जो सैंड का माउंटेन होता है जमीन में समतल हो जाता है और वहाँ पे एक सैंड स्टॉर्म आ जाता है। और सैंड स्टॉर्म के आते ही ये जगह बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि यहाँ अंधेरा छा गया हो। साथ ही यहाँ पे हवा की एक तीखी आवाज आसमान को चीर रही होती है। पीली मिर्च चारों तरफ भरी हुई होती है। साथ ही सीधी सड़क पे चलते हुए इन सभी लोगों ने देखा था कि इस स्टॉर्म ने एक पावरफुल बड़ी सी चट्टान को हवा में फेंक दिया था और एक स्केलेटन की हड्डियों की धज्जियां उड़ा दी थी, जिससे सभी लोग फील कर सकते थे ये एयर स्टॉर्म कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये उनके लिए काफी अच्छी बात थी कि उनकी टीम के अंदर भी एक ऐसा बंदा था जिसके बाद स्टॉर्म को कंट्रोल करने की पावर थी। हालांकि वो हेवन और अर्थ के बीच की एनर्जी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम वो ये तो पता लगा सकता था कि इस स्टॉर्म की डायरेक्शन किस तरफ है। इसीलिए वो लोग फैंग फैंग की हेल्प से आसपास के बवंडर तूफानों को क्रॉस करते हुए बोन सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं। साथ ही रास्ते में सभी ने देखा था कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन उन्हें किसी भी बैरियर का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें किसी भी बीस्ट का सामना नहीं करना पड़ा। केवल हेवन और अर्थ के अंदर क्रिएट होने वाले खतरनाक स्टॉर्म और चीजों का ही उन्हें सामना करना पड़ा था। साथ ही इस टाइम पे अपने सामने बोन सिंहासन को देखकर जॉन थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि पूरे रास्ते कोई खतरे का सामना नहीं किया, जो कि जॉन को ऑब्वियसली थोड़ी सी बेचैनी फील करा रहा होता है कि इतना इजी कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और जॉन से बात करते हुए आसपास के एटमॉस्फेयर और एरिया को चेक कर रहे होते हैं, जिसके बाद सभी लोग सावधानी से आगे बढ़ते हैं और अपने अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही इस बोन थ्रोन के पास पहुंचने के लिए काफी घुमावदार और लहरदार सड़क थी, जो कई अलग अलग ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजर रही होती है। साथ ही रास्तों में उन्हें काफी स्केलेटन भी मिलते हैं, जिनसे निकलने वाले और से ये फील कर सकते थे कि अपने टाइम के सबसे पावरफुल लोगों में से एक रहे होंगे। और शायद एशियन टाइम पे एशियन डिजास्टर के कारण ये लोग यहाँ पे पेल दिए गए थे, जिसके बाद सूरज धीरे धीरे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ सनसेट की तरफ चला जाता है और ये पीली रेत लाल हो जाती है सन के इफेक्ट के कारण। जॉन कहता है हिस्ट्री हमेशा ही काफी ज्यादा खतरनाक होती है, हम नहीं जानते कि एशियन टाइम में क्या हुआ, लेकिन ये बोन्स और ये सैंड वास्तव में से देखते हुए सीन काफी खतरनाक है। तभी जेनी भी, जो कि जॉन के बगल से खड़ी हुई होती है, तुरंत ही अपने बालों को पीछे करती है। हालांकि डूबते हुए सूरज के साथ ऑरेंज कलर चारों तरफ फैल जाता है और आसपास रात के काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। चारों तरफ काफी खतरनाक ठंडक फैलने लगती है, जिसके बाद ले सालों कहता है मुझे अगर सही से याद है तो मैंने ऊंचाई पे माउंटेन में बोन थ्रोन को देखा था। साथ ही ये जगह अब काफी ज्यादा शांत लग रही थी, जिससे ले सालों को सभी लोग काफी हैरान होते हैं। उनके दिल में बेचैनी जोरों से बढ़ने लगती है, क्योंकि इस शांत डेजर्ट के अंदर दिल को धड़काने वाली आवाजें गूंज रही होती हैं। तभी अचानक एक तेज हवा के साथ एक सूखी हड्डी सीधा ही दौड़ते हुए सामने की तरफ आती है और जो यान की चेस्ट से 3 इंच की दूरी पर अचानक से रुक जाती है और जो यान का बैरियर उसे रोक देता है। लेकिन अब तक सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, उनकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। जिंग ने तो जो जान के हाथ को कसकर पकड़ रखा होता है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, थी तो आखिरकार वो अभी भी एक लड़की जो इन चीजों से आखिरकार डर ही जाती है। दूसरी तरफ जेनी को भी एहसास होता है कि आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरता जा रहा है और इस ठंड के कारण उन सभी की बॉडी धीरे धीरे अकड़ रही होती है और सभी लोग बस जो यान की तरफ देख रहे थे कि जॉन आगे क्या कहना चाहता है। तभी जॉन कहता है हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमें उसी रास्ते पे चलना होगा, हम अब पीछे नहीं हट सकते। और इतना कहने के बाद जॉन तुरंत ही काफी कॉन्फिडेंट तरीके से अपने हैवी जुआ रूलर को बाहर निकाल लेता है और उसमें उसकी ब्लू ग्रे स्काई फायर अपेयर हो जाती है और जो यान की फ्लेम आसपास खतरनाक तरीके से उनकी तरफ बढ़ने वाली चीजों को जला रही होती है और जॉन आसपास की चट्टानों को तोड़ रहा होता है। साथ ही ये फ्लेम सीधा ही लाइट अप होती है तो उन्हें बोन थ्रोन भी दिखाई देने लगता है। तभी सभी लोग तुरंत ही कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग अपने वेपन्स को कसकर पकड़ लेते हैं और आसपास के सीन को देखते हैं जो धीरे धीरे बिना किसी आवाज के गायब हो रहा था और वापस से नॉर्मल होता जा रहा था। इस टाइम पे जो यान ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला के रखा हुआ होता है और धीरे धीरे वो इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक मिस्टीरियस सी फॉग फैल रही होती है, जिससे सभी लोग लगभग एल्यूजन्स को फील कर रहे होते हैं, जहाँ फैंग को ऐसे फील होता है कि जैसे वो अकेला हो गया हो, जिससे उसे पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो जाता है। लेकिन तभी जो यान अपने मिक्स्ड एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करता है, जो हल्का ब्लू ग्रे कलर का होता है, और इसके बाद वो एंग्री बुद्धा लोटस जो कि ज्यादा बड़ा नहीं था, सभी के सिर के ऊपर घूम रहा होता है। साथ ही उसके घूमने के साथ ही आसपास फैली हुई ये मिस्ट और ब्लडी एनर्जी, इविल एनर्जी धीरे धीरे कंट्रोल हो रही होती है, जिससे सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाते हैं और उबड़ खबड़ हड्डी वाली सड़क पे चलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं।
साथ ही ये जो बोन पाथ था ये काफी टेढ़ा मेढ़ा था और धुंधला भी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये खत्म ही नहीं हो रहा। और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता वो कितनी देर से और कितने दिनों से यहाँ पे चल रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम तक ऐसे ही चलते हुए वो लोग आखिरकार काफी आगे तक पहुंच जाते हैं। साथ ही हमें बोन थ्रोन दिखाया जाता है जिस पर एक एल्यूजनरी फिगर बैठी हुई होती है जो काफी ज्यादा रेड आई के साथ जो याना बाकी लोगों की तरफ देख रही होती है। साथ ही ये जो बोन्स थी ये पूरी की पूरी एक आर्मी की बोन्स थी, जहाँ पे एक पूरी की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि उनका पावरफुल लीडर मारा गया था किसी अननोन तरीके के साथ, जिससे उन्होंने अपना मोटिवेशन खो दिया था। और ये सभी घोस्ट बॉडीज में चेंज हो चुकी थी और इविल सोल्स में। हालांकि कुछ टाइम तक चलने के बाद जोयान और बाकी सभी लोग आखिरकार उस बोन थ्रोन के सामने पहुंच जाते हैं। और इस टाइम पे ये जो बोन थ्रोन होता है वहाँ पे एक फिगर जोयान बाकी लोग की तरफ पीठ किए हुए खड़ी हुई होती है। साथ ही उसके स्नो व्हाइट कपड़े हवा में लहरा रहे होते हैं, लेकिन उसके कपड़े और उसकी बॉडी दोनों ही इल्यूजनरी थी। साथ ही ये सोल बॉडी जोयान और बाकी लोग के आने पर कोई भी एक्शन नहीं लेती, मानो जैसे वो अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रही हो। दूसरी तरफ सभी ने अपने वेपन्स को कसकर पकड़ा हुआ होता है, इतना कस के कि उनकी हथेलियों में पसीना आ गया था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही जॉन ने देखा था कि ये सोल बॉडी ऊपर आसमान में ब्लड मून को देख रही थी। तभी जॉन कहता है क्या ये अंतहीन जीवन में बचा हुआ एक खालीपन है, क्या ये लाइफ के एंड होने के बाद का अकेलापन है। तभी अचानक ही वो सोल बॉडी इल्यूजनरी फिगर धीरे से कहती है जैसे चांद में उतार चढ़ाव होता है और वो घटता बढ़ता है, वैसे ही लोगों की लाइफ में सुख और दुख आते रहते हैं। और इसके बाद वो धीरे धीरे घूमता है और जैसे ही उसकी आंखें बाकी लोगों की आंखों से टकराती हैं तो उसकी आंखों में काफी ज्यादा क्रुएल्टी को देखा जा सकता था। साथ ही एक पावरफुल ऑरा और पावर उसकी बॉडी से रिलीज होती है जिससे तो लगभग सभी की सांसें थम जाती हैं। इस टाइम पे उसका बिहेवियर बिल्कुल एक अलग ही बिहेवियर लग रहा होता है जिससे हर कोई हैरान था। तभी वो सोल बॉडी उस बोन के थ्रोन में बैठ जाती है, मानो जैसे वो इस दुनिया की रूलर हो, किंग हो। और उसके हाथ की एक लहर के साथ अनगिनत एंग्री सोल बॉडीज वहाँ पे अपेयर होती है जो उसके चारों तरफ घुटने टेके होती हैं, जैसे सभी लोग समझ जाते हैं कि वास्तव में ये बोन थ्रोन इसका है। और ये जो नीचे घुटने टेके बैठी हुई एंग्री सोल बॉडीज हैं ये वास्तव में इसकी आर्मी होनी चाहिए। और किसी को भी नहीं पता था ये कितने सालों से यहाँ अकेलेपन में था, न जाने कितने हजार साल या 10,000 साल बीत गए होंगे। तभी जियो झान कहता है यंग मास्टर जियो आपको क्या लगता है ये लड़का कौन होगा और इतने स्ट्रिक्ट टाइम पर ये कैसे जिंदा होगा, क्या इसने अपना दिमाग खो दिया है या ये पागल हो गया है। तभी जो यान भी थोड़ी देर तक हैरान होते हुए जो झान की तरफ देखता है क्योंकि ये जगह काफी अजीब थी। इस टाइम पे हर किसी का दिल जकड़ा हुआ होता है। तभी अचानक जींग हंस देती है जिससे माहौल अचानक से हल्का हो जाता है। साथ ही उस बोन के थ्रोन पे बैठी हुई उस फिगर का चेहरा काला पड़ जाता है और वो उन सभी लोग की तरफ देखते हुए काफी कोल्ड वॉइस में कहता है 50,000 साल मैं यहाँ अकेले रहा, आखिरकार वास्तव में यहाँ कोई आया। लैंड ऑफ रिसेंटमेंट में आपका स्वागत है। साथ ही आज की रात का चांद भी काफी सुंदर है और मुझे नहीं पता कि आपकी किस्मत है आपका दुर्भाग्य। जिसके बाद वो कहता है आज का ब्लड मून वास्तव में आप सभी लोगों का वेलकम कर रहा है, तो क्या तुम सब लोग तैयार हो हमें सरप्राइज देने के लिए। चलो मेरी डेड आर्मी के लिए तुम लोगों का यूज भोजन के तौर पर करता हूँ, काफी टाइम हो गया हमें ब्लड नहीं मिला। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें तुरंत ही रेड हो जाती हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है मेरी बोन आर्मी मेरी बरसिफ सुनो, मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, मेरे लिए अपनी ऑनेस्टी को पेश करो और बरसिफ को शो करने के लिए एन एनिमीज का ब्लड मुझे ला कर दो। साथ ही उसकी आवाज अचानक ही काफी सीरियस और नाराजगी से भरी हुई होती है और पूरी तरीके से एक किंग की तरह होती है। ये देखकर जो जान तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जियो क्या ये आदमी पागल हो गया है। और उसके कहने कितने ही बाद अचानक ही काफी सारे स्केल्ट जमीन में रेंगते हुए दिखाई देते हैं। उनके हड्डी वाला मुंह धीरे धीरे खुल रहा होता है और बंद हो रहा होता है और आंखें काफी अजीब साइन हो रही होती हैं जो कि काफी खतरनाक लग रही थी। तभी जॉन सभी को कहता है हवा में आओ और जॉन कितना कहते ही सभी लोग तुरंत ही एयर में पहुंच जाते हैं और जॉन ने अपने यहाँ पे बोन बिंग्स भी अवेयर कर लिए होते हैं। और एयर में पहुंचते ही जॉन नीचे की तरफ देखता है तो वो देख सकता था कि अनगिनत बोन स्केलेटन जमीन में बढ़ रहे होते हैं और धीरे धीरे रेंग रहे होते हैं। ये देखकर तो जीन का चेहरा पहले ही फीका पड़ गया था और जैनी भी यहाँ पे थोड़ी सा कांप रही होती है और जॉन के हाथ को पकड़े हुए होती है। साथ ही यहाँ पे सभी स्केलेटन काफी एशियन वेपन पकड़े हुए होते हैं। तभी जॉन और बाकी सभी लोग इसे देखते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और काफी हैरान होते हैं और टेंशन में भी। तभी जो जान गुस्से में आते हुए कहता है मैंने शराब खाने में दारू बेचते हुए देखा लेकिन तुम हड्डियां बेचते हो। और इस टाइम पे जो जान उसे गालियां देने लगता है। हालांकि यहाँ पे स्केलेटन काफी सारे थे लेकिन न तो वो अलर्ट थे न ही उनमें लाइफ का फ्लक्चुएशन था, इसीलिए ले सॉलोंग तुरंत ही कहता है बस अलर्ट रहो, इनसे निपटना ज्यादा कठिन नहीं है। साथ ही इन सभी को लीड करने वाले उस बोन किंग की पावर में उतार चढ़ाव को देखते हुए उसे भी 6 स्टार डाउडी के पीक लेवल पर होना चाहिए, इसलिए उससे जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए हमारे लिए। हालांकि तभी वो सोल बॉडी जो बोन सिंहासन पर बैठी हुई होती है अपने हाथ को हल्के से स्लैश करती है जिससे एक ग्रीन लाइट निकलती है जो कि सभी स्केलेटन्स के अंदर एंटर हो जाती है और उन सभी की आइज
ग्रीन कलर में साइन होने लगती है, जिसके बाद सभी स्केलेटन जमीन में पैर पटकते हुए आगे की तरफ दौड़ने लगते हैं। अपने अनगिनत ब्लेड्स को जोयान और बाकी लोग की तरफ शूट कर देते हैं। साथ ही सिंहासन पर बैठी हुई वो सोल बॉडी काफी एल्यूजनरी हो गई थी, क्योंकि इस अजीब सी स्किल को परफॉर्म करते हुए उसने काफी सारी एनर्जी यूज कर ली होती है। हालांकि तभी जोयान लाइटिंग की तरह साइन होता हुआ काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके एक ही स्लैश अटैक के साथ स्केलेटन का एक हाथ टूट जाता है और उसकी जंगलवी तलवार को जोयान छीन लेता है, जिससे वो तुरंत ही भिसक जाता है। दूसरी तरफ जिंग भी अपनी स्पीड को शो करते हुए एक और स्केलेटन के ऊपर अटैक करती है और ऐसे ही धीरे धीरे वो बाकी के स्केलेटन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद ले शाओलोंग अपनी डबल एपेक्स ब्लेड का यूज करते हुए, डबल स्पाइक्स ब्लेड का यूज करते हुए बीस्ट के ऊपर यानी कि इस स्केलेटन के ऊपर अटैक करता है, जिससे बेचारे 10 मीटर तक लुढ़कते हुए जाते हैं। दूसरी तरफ जो जान की पावर तो खतरनाक ही थी और उसके पंच के कारण आगे आने वाले सारे ही स्केलेटन डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ नॉन एरबिंग भी अपनी पॉइजनस गैस को बैटल स्पेयर में चेंज करता है और उसके उस स्पेयर के साथ एक भारी पावरफुल ढाल पहले हुए स्केलेटन जर्नल उसे सीधा ही चीरता हुआ जाता है और उस जर्नल के साथ ही साथ 100 मीटर तक के एरिया में पीछे जितने भी स्केलेटन थे उन सभी की हड्डियों को तोड़ते हुए जाता है। हालांकि फिर भी अभी तक के इतने सारे अटैकों के बाद भी जॉन ने जिन स्केलेटन्स को खत्म किया था वो समुंदर के अंदर बस बाल्टी भर पानी जितना था। साथ ही एक साथ अपने साथ डिफेंस शील्ड को क्रिएट करते हुए स्केलेटन्स के अटैकों से भी डॉज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ जोयान और बाकी लोगों ने जिस स्केलेटन को तोड़ दिया था वो भी एक एक करके वापस से इकट्ठा होते हुए जॉन और बाकी लोगों पर अटैक कर रहे थे, जो देखकर जॉन तुरंत अपने हैवी जॉन रूलर में अपनी ब्लू ग्रे कलर की फ्लेम को अपेयर करता है और जॉन के हैवी जॉन रूलर से कोल्ड किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिससे काफी सारे स्केलेटन एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही अपने रूलर के अटैक के साथ जोयान को पता चलता है कि यह स्केलेटन इनकी बॉडीज तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन जिसका लेफ्ट हैंड कट गया था वो राइट हैंड से आगे बढ़ता है, जिसका सिर कट गया था वो फिर भी अपने हाथ में स्पेयर लेके अटैक कर रहा था। लेकिन अगर इनके सिर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उसकी ग्रीन फ्लेम को, तो ये स्केलेटन वास्तव में डेड हो जाते थे। साथ ही ना इन्हें पेन हो रहा था, ना इन्हें किसी चीज का डर था, जिसके कारण ये पहले के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा खतरनाक थे। जिसके बाद जॉन ऊपर हवा से नीचे जमीन में खड़े हुए इस स्केलेटन्स को देखता है। हालांकि ये ज्यादातर 3 स्टार और 4 स्टार के बीच के थे, लेकिन इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। जैसे जॉन समझ गया अगर वो जल्दी ही कोई रास्ता नहीं निकलता तो देर सवेर ये स्केलेटन उसे और उसके ग्रुप को निगल लेंगे, यानी कि पेल देंगे। तभी ले शाओलोंग कहता है, हमें लगता है हमें सबसे पावरफुल बंदे को ही मारना चाहिए, यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। अगर हम इसे रूल करने वाले को मार देते हैं तो ये सब अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तभी जोयान को भी लगता है कि ले शाओलोंग का सजेशन मानने लायक था, जिससे जेनी भी एग्री होती है। इसलिए जॉन कहता है तो चलो फिर इसे ही ट्राई करते हैं। जिसके बाद फैंग फैंग तुरंत वहाँ पे एक स्टॉप क्रिएट करता है, जिससे उनके सामने आने वाले स्केलेटन्स को वो डिस्ट्रॉय करते हुए जॉन और बाकी सभी लोग को आगे ले जाने के लिए एक रास्ता क्रिएट करता है। और फैंग फैंग के स्टॉर्म के गायब होते ही जॉन और बाकी सभी लोग भीड़ से बाहर निकलते हैं और इस टाइम पे जॉन का एसेंट रूलर काफी फ्लेम के साथ ग्लो हो रहा होता है। और इसके बाद जोयान अपने हैवी जॉन रूलर से इन घोस्ट स्केलेटन को लीड करने वाले एक स्केलेटन जर्नल के ऊपर अटैक करता है। और क्योंकि अब जोयान की पावर स्काई फायर के मिलने के बाद 3 स्टार के लेटेस्ट स्टेज पर पहुंच गई थी और फ्लेम की पावर भी काफी बढ़ गई थी, जॉन के एक ही बार के साथ इस स्केलेटन की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन अभी भी अफसोस की बात थी कि अटैक की पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, ये समुद्र में डूबते हुए पत्थर की तरह ही थी, क्योंकि यह स्केलेटन आर्मी काफी बड़ी थी। जिसके बाद ये अपने सामने आ रहे स्केलेटन्स की तरफ देखकर जो जान अपने पंच, नॉन एरविंग अपने स्पेयर, जेनी अपनी रिंग ब्लेड, ले शाओलोंग अपने स्पाइक ब्लेड और इंगिंग अपने डबल ब्लेड को लेकर फैंग फैंग अपने बवंडर का यूज करते हुए अटैक करना स्टार्ट करते हैं और काफी देर तक अटैक करते हुए ये काफी आर्मी को खत्म करते हैं। लेकिन आर्मी अभी भी काफी बड़ी थी। साथ ही किंगलिन लिक्विड को भी ले रहे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी को देखकर ये काफी बुरी तरीके से उदास होते हुए हाँफने लगते हैं। तभी जियो झान जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, यंग मास्टर जियो, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज क्यों नहीं करते? शायद इसका यूज करने से कोई चेंज हमें देखने को मिल जाए। सॉरी, ये सजेशन जेनी का होता है। जेनी की बात को सुनते हुए जोयान अचानक ही उसकी आंखें साइन होती हैं। जोयान को याद था कि स्केलेटन के पास सोल नहीं है। हालांकि जब जोयान ये सोच ही रहा होता कि तभी एक स्केलेटन जोयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे तो जोयान काफी हैरान होता है। लेकिन वो तुरंत ही अपने बोन विंग्स को अपेयर करते हुए उस अटैक से डॉज करते हुए उस बीस्ट या कि उस स्केलेटन को खत्म करता है। तभी जेनी भी अपने आसपास के स्केलेटन को मारते हुए जो यान के पास पहुंच जाती है, जो यान को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी जेनी के आते ही जॉन तुरंत ही से हिलाते और अपने हाथों की सील को चेंज करते हुए ब्लड स्पिरिट आर्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक स्पेशल एनर्जी जो कि स्पिरिचुअल पावर होती है हेवन और अर्थ के बीच में चारों तरफ फैलने लगती है और एक बड़ा सा क्लाउड आसमान में छाने लगता है। तभी सभी स्केलेटन अचानक से अपने सिर को उठाकर ऊपर के बादलों को देखते हैं, तो उनके सिर के ऊपर की हरी आग भी यहाँ पे कांप रही होती है। साथ ही उन्हें काफी ज्यादा डर और
हेल्पलेस फील हो रहा होता है। हालांकि ये स्केलेटन काफी ज्यादा गुस्से से रोर कर रहे होते हैं और चिल्लाने लगे होते हैं। तभी जोयान के साथ काफी अजीब होता है क्योंकि जोयान यहाँ पे अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को अपेयर करता है। तभी आसमान के ऊपर जो वो येलो सैंड रिवर होती है उससे भी अजीब ये येलो लाइट्स निकलने लगती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे में फ्यूज हो रही हो, जिससे जोयान काफी हैरान होता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और ये येलो सैंड रिवर का ओरिजिन एक ही हो। जॉन काफी कंफ्यूज होता है, जिसके बाद जॉन याद करता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर येलो स्प्रिंग से क्रिएट हुआ था और ये रिवर भी वास्तव में येलो सैंड रिवर ही थी, या कि येलो स्प्रिंग रिवर। साथ ही साथ जॉन ने देखा था हालांकि येलो सैंड रिवर उतनी ज्यादा प्योर एनर्जी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके द्वारा फ्यूज अटैक को वीक नहीं माना जा सकता था। और उसी टाइम पे जोया कई अटैक जैसे हजारों मील को कवर करता है। स्केलेटन आर्मी अचानक से जम जाती है और उनके वेपन्स जो फायर होने वाले थे बीच हवा में ही रुक जाते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते। साथ ही स्केलेटन के सिर के ऊपर की वो हरी लाइट जो टिमटिमा रही थी वो गायब हो जाती है, जिससे उनकी बॉडी की जीवन यानी कि लाइफ पावर खत्म हो जाती है। हालांकि ये इफेक्ट केवल 4 स्टार के नीचे के लोग के लिए हुआ था। जो 4 स्टार के पीक लेवल पर थे उनके सिर की लाइट अभी भी जगमगा रही होती है। हालांकि ये सीन को देखकर हर कोई काफी हैरान होता है, यहाँ तक कि वो खुश होना भी भूल जाते हैं। जाहिर वे सभी शौक थे, यहाँ तक कि जियो यान भी हैरान था। ये पहली बार था जब येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर इतना पावरफुल था, और शायद ये इसलिए था क्योंकि जो यान की ब्रेक थ्रू के बाद उसकी पावर में काफी सुधार हुआ था और येलो स्प्रिंग सैंड रिवर उसकी भी पावर का इसमें फ्यूजन था। इसीलिए वास्तव में स्केलेटन आर्मी की इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से हार हुई थी। हालांकि दूसरी तरफ कुछ बची हुई आर्मी जिन्हें इससे ज्यादा इफेक्टिव हुआ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने वेपन्स को जॉन की आर्मी की तरफ कर देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद तो जोयान का कॉन्फिडेंस 2 गुना हो गया था, इसलिए वो बार बार येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को अटैक करता है, जिससे ये इतनी बड़ी स्केलेटन आर्मी बार बार के इन अटैकों से बुरी तरीके से डैमेज हो रही होती है और उनकी क्वांटिटी लगातार कम होती जा रही होती है। तो गाइस